हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा चैप्टर नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 2, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, और सर्वर क्या है, क्लाइंट, और उसमें हमारे पास ये सेंडर और रिसीवर क्या क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट, जो हमने मल्टीपल टाइप ऑफ नेटवर्क हमने पढ़े थे, लैन, मैन, वैन और पैन, उनके बीच में अंतर क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो पहले तो हमारे पास नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब इन ग्रुप्स को हम लोग जो है वो जियोग्राफिकल बेस पर हम लोग उसको तीन पार्ट्स हम उसको डिवाइड करते हैं नेटवर्क को। तो हमारे पास नेटवर्क के 3 प्रकार बनते हैं, लैन, मैन और वैन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वैन की। तो वैन जो है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ होता है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है। तो इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंड हो सकता है ये। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क है वैन, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लैन। लैन इसके नाम से पता चला लोकल एरिया से थोड़े से सीमित एरिया में ही ये होता है, कुछ माइल्स तक, कुछ किलोमीटर तक ही होता है, या फिर ये एक बिल्डिंग में या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर जो नेटवर्क होता है वो भी हमारा लैन के ही दायरे में आता है। और ये बहुत ही बिल्कुल सीमित एरिया के अंदर ये होता है, बहुत छोटे से एरिया में 1-2-3 किलोमीटर के बीच में जो नेटवर्क होता है उसको हम लैन बोलते हैं। इसका जो अधिकतम दायरा जो 10 किलोमीटर तक भी हो सकता है, लेकिन ये अपना एक उसी एरिया तक ही ये सीमित रहता है। उसके बाद हमारे पास आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसकी जो रेंज है वो 10 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। और ये एक सिटी के अंदर या एक टाउन के अंदर हो सकता है, या टू टाउन्स के बीच में, 2 सिटीज़ के बीच में ये हो सकता है। तो लेकिन टेक्नोलॉजी ये लैन की तरह ही यूज़ करता है। तो जो लैन के फीचर है वही इसके फीचर हैं, सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि लैन का जो जियोग्राफिकल दायरा है वो थोड़ा कम है और मैन का उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो मैन है वो लैन और वैन के बीच में आता है। तो ये तो होगी बात इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है लैन और वैन का, क्योंकि हम लैन और मैन का डिफरेंस नहीं, हम लैन और वैन की बात करें, क्योंकि लैन और मैन की सेम टेक्नोलॉजी है और वैन इनसे अलग है। तो लैन और वैन में क्या डिफरेंस है, या लैन और मैन वैन से किस तरह से अलग है, ये यहाँ पे हमारे पास आपकी बुक में पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट था डिस्टेंस का। डिस्टेंस के बेस पे ये कैसे इससे अलग है। जो डिस्टेंस होता है नोड्स में वो लिमिटेड होता है, किसमें, लैन में जो नोड्स में डिस्टेंस, जो कंप्यूटर में जो डिस्टेंस है, नोड्स होते हैं, वो कंप्यूटर्स जो हमारे पास नेटवर्क में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं, या उनको हम वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। तो जो नोड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो लिमिटेड होता है लैन के अंदर। एक अपर लिमिट होती है वो 10 किलोमीटर तक की होती है, और जो लोअर लिमिट होती है वो 1 मीटर तक की होती है, किसमें, लैन में। और जबकि वैन जो होता है वो हमारे पास जो वो पूरे वर्ल्ड में फैला हो सकता है, असीमित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम बात, दूसरा पॉइंट है हमारे पास इसमें स्पीड का। वाइल वैन्स यूजली ऑपरेट स्पीड्स ऑफ लेस देन 1 Mbps, 1 मेगाबाइट पर सेकेंड, LANs normally operate at between 1 and 10 Mbps using optical fiber technology. It is possible to achieve speed of the order of hundreds of Mbps. तो जो हमारे पास वैन की स्पीड है वो होती है हमारे पास 1 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड इसमें होती है डाटा की, जबकि लैन की नॉर्मल स्पीड होती है वो 1 से 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड तक होती है। और क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है लैन, और ये पॉसिबल होता है इसमें कि आप जो है इसमें स्पीड को आप हंड्रेड्स ऑफ Mbps तक बढ़ा सकते हैं, किसमें, लैन में। मतलब लैन में डाटा की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जबकि वैन में स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है एरर रेट। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस इन्वॉल्व द एरर रेट्स इन लैन्स आर मच लोअर देन इन वैन्स।
क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि दूरी कम होती है लैन में, इस वजह से जो एरर्स आती है नेटवर्क में बहुत कम आ पाती हैं, बहुत कम आती हैं, जबकि वैन में एरर्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। लैंस एरर रेट इज़ 1000 टाइम्स लोअर दैन इन वैन, सो आर नॉर्मल। तो जो मतलब लैन के अंदर जो एरर्स आती हैं वो वैन की तुलना में 1000 गुना कम आती हैं, बहुत ही कम इसमें एरर्स आती हैं। किसमें? लैन में। जबकि वैन में हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर्स की संभावना हो जाती है। उसके बाद हमारे पास अगर फोर्थ पॉइंट है ऑनरशिप, मालिक कौन होता है इसका, ठीक है। द डिस्टेंस limitations involved in LANs normally means that the entire network is under the ownership and control of a single organization. This is in sharp contrast to WANs, where the network is normally operated by the country's post and telecommunication authorities rather than by its users. तो जबकि आपको पता है कि लैन का दायरा थोड़ा सा बिल्कुल लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, तो ये क्लियर बात हो जाती है कि जब हमारे पास एक लिमिटेड एरिया के अंदर वो स्थापित है, तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उसको कंट्रोल कर रही है, जो उसकी मालिक होती है। जबकि जो वैन होता है हमारे पास, वो बहुत पूरे वर्ल्ड में फैला होता है, पूरी कंट्रीज में फैला होता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो वो उसकी मालिक होती हैं, वो उसकी मालिक। वैसे एक्चुअली में इसका कोई मालिक नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो काम करती है वैन को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी बात हम बोल सकते हैं। हम्म, तो ये तो हो गए इसमें डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद और भी कुछ यहाँ पे, और एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें डायमीटर में, तो लैन का जो डायमीटर होता है वो कुछ किलोमीटर तक होता है, डिस्टेंस में कम होता है। और जो वैन का डायमीटर होता है वो पूरी कंट्रीज में होता है, पूरे कॉन्टिनेंट्स में, मतलब महाद्वीप में फैला हुआ हो सकता है। और एक जो टोटल डाटा रेट होता है लैन का, वो बहुत ही ज़्यादा होता है लैन में, और जो डाटा रेट होता है वो कम होता है वैन में। और जो कंप्लीट ओनरशिप होता है वो सिंगल, एक अकेली कोई संस्था होती है, कोई संगठन होता है जिसको कंट्रोल कर रहा होता है लैन को। जबकि वैन को मल्टीपल कंपनीज कंट्रोल करती हैं। और लैन में एरर रेट बहुत कम आता है, और वैन में एरर जो है बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ये इंटरनेट होता है, ये क्या होता है? इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है। हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हमारे पास वैन है, वैन के हमारे पास इंटरनेट होता है। जो इंटरनेट है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड बहुत सारे छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं। ये नेटवर्क जो होते हैं वो, इनमें हमारे पास जो है वो मतलब हज़ारों लाखों जो है वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये इनेबल करते हैं आपस में कि आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, और दूसरे कंप्यूटर के साथ, और अलग अलग रिसोर्सेज को भी वो शेयर कर सकते हैं। जैसे पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, और जो डाटाबेस के कंप्यूटर होते हैं, कलेक्शन ऑफ जिनमें डाटा होता है, तो वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। जो इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इफेक्टिवली एंड अनएक्सपेंसिवली कम्युनिकेट। इंटरनेट जो है वो लोगों को पॉसिबल बनाता है कि आपस में वो कम्युनिकेट कर सकें इफेक्टिवल तरीके से और एक्सपेंसिबल तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकें। ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे रेडियो टेलीविज़न वगैरह होता है, तो उस तरह से इंटरनेट जो है को डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। जो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, जैसे हमारे पास रेडियो है, टेलीविज़न है, तो इनमें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है सिस्टम के ऊपर, पूरे नेटवर्क के ऊपर। जबकि इंटरनेट में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इसमें हमारे पास एक व्यक्ति के पास कंट्रोल होता है, मल्टीपल कंपनीज के पास जो है वो कंट्रोल इसका होता है। और ये डाटा को, आइडियाज़ को पब्लिश कर सकते हैं इसमें, और अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, और मिनिमम ओवरलोड कॉस्ट के साथ जो है वो मल्टीपल कार्य इसके अंदर किए जा सकते हैं। अब हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट की हिस्ट्री के, जो इंटरनेट का जन्म जो हुआ था 1969 के अंदर हुआ था, जब यूएस डिपार्टमेंट जो था डिफेंस अमेरिका का, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था ARPANET, जिसकी फुल फॉर्म थी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और फिर 1980 के आसपास क्या हुआ, 1980 के मध्य में दूसरी एक फेडरल एजेंसी जो थी जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन, उन्होंने एक नई हाई कैपेसिटी नेटवर्क बनाया जिसका नाम था NSFNet, जो ज़्यादा सक्षम था ARPANET की तुलना में।
और ये इंटरनेट और ये क्या था, ये इंटर नेटवर्किंग था। जो लिंकिंग जो थी इन नेटवर्क में, दो या दो से अधिक नेटवर्क में, ARPANET में और NSFNet में और प्राइवेट नेटवर्क में, दैट वाज उन इन तीनों की जो हमारे पास जो ये लिंकिंग जो थी उसको हमने नाम दे दिया इंटरनेट। ठीक है जी। जो इंटरनेट वर्किंग थी तीनों के बीच में, किसके बीच में, ARPANET के बीच में, NSFNet के बीच में, या दूसरी किसी और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में, तो उन्हें हमने नाम दे दिया इंटरनेट। जो ओरिजिनल ARPANET जो था वो उसको बंद कर दिया गया 1990 में, और उसके बाद 1990 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने NSFNet को 1995 में फंडिंग करनी भी बंद कर दी। पहले उसके लिए पैसे देती थी, वो उन्होंने उसको पैसे देना भी बंद कर दिया। लेकिन कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज जो थी वो अस्तित्व में आ गई, पिक्चर में आ गई, विचारशील, जो अभी तक चल रही, जिसका नाम है इंटरनेट। तो इस तरह से इंटरनेट का जन्म हुआ। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के लाभ क्या 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 है और उसकी हानियाँ क्या क्या है। पहली बात है ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिड्यूसेस रिसर्च टाइम, क्योंकि इसमें हमारे पास जो वो इन्फॉर्मेशन तक हम बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं, और जो वो रिसर्च टाइम्स जो इसमें बहुत कम लगता है। दूसरी बात है कम्युनिकेशन लिंक्स इसमें यूज़फुल होते हैं, और तीसरी बात इसमें ग्लोबल रीच इनेबल्स वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट। जो ग्लोबल पहुंच होती है इसमें, विश्वव्यापी जो पहुंच होती है, उसके वजह से जो हमारे पास एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरनेट पर ईजिली कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ईजी कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, और दूसरे लोगों के साथ आप ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट सेव्स पेपर। अगर जब आप डॉक्यूमेंट्स को नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करते हैं, तो हमारे पेपर वर्क हमारा बहुत सारा बच जाता है, कागज़ का काम हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि सभी कुछ हमें आप डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने करना हो तो आपको मल्टीपल कॉपीज़ आपको नहीं बनानी पड़ती। उसके बाद वैल्यूएबल रिसोर्सेज, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कंपनीज़ के, जो एडवर्टाइज करते हैं इसमें, और जो बिजनेस को कनेक्ट करते हैं। तो ये इसके लाभ हुए। उसके बाद हमारे पास इसकी जो हानि होती है, डिसएडवांटेज, उसकी कमियां हैं, वो क्या क्या हैं। साइबर फ्रॉड्स में टेक प्लेस इन्वॉल्विंग क्रेडिट, डेबिट एंड कार्ड नंबर्स एंड डिटेल्स। साइबर फ्रॉड्स, जो साइबर के जो फ्रॉड्स होते हैं वो इनमें इंटरनेट में बहुत ज़्यादा, जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड की कोई नंबर आपसे पूछ लेता है, डिटेल्स जान लेता है, तो वो इंटरनेट से पॉसिबल हो जाता है। तो साइबर क्राइम्स की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद अनसुटेबल एंड अनडिज़ायरेबल मटेरियल अवेलेबल दैट समटाइम्स आर यूज्ड बाय नोटोरियस पीपल सच एज टेररिस्ट। कई बार जो है अनसुटेबल या फिर अनिच्छिक जानकारी इसके अंदर भरी होती है, जिसका जो है कुछ शरारती तत्व या फिर आतंकवादी जो होते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं, उसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरसेस जो होते हैं वो डाउनलोड किए जा सकते हैं, और और वो मशीनों और उन कंप्यूटर में फैल सकते हैं जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, और वो उनको ख़राब कर सकते हैं। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इजंट चेक्ड, अधिकतर इन्फॉर्मेशन चेक नहीं होती, एंड मे बी इनकरेक्ट, और कई बार वो इनकरेक्ट और इररिलेवेंट होती है, वो सही जानकारी कई बार नहीं होती। उसके बाद मैसेजेस सेंट अक्रॉस द इंटरनेट, वो मैसेज जिसको आप इंटरनेट के ऊपर भेजते हो, जिसको आप इंटरनेट के ऊपर भेजते हो, कैन बी ईजिली इंटरसेप्टेड एंड आर ओपन टू अब्यूज बाई अदर, जिन उनको कई बार ईजिली इंटरसेप्ट किया जा सकता है, और उनको जो ईजिली ओपन किया जाता है, और दूसरों को अब्यूज़ करने के लिए जो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। टू मच टाइम स्पेंड, बहुत अधिक समय जो इंटरनेट के ऊपर अगर आपको लगाते हो, तो टू मच टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट कुड रिजल्ट इन अ लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद अदर्स एंड अ लॉस ऑफ सोशल स्किल, क्योंकि अधिकतर बहुत ज़्यादा समय इंटरनेट के ऊपर लगाते हो, इंटरनेट के ऊपर व्यतीत करते हो, तो आपका जो सामाजिक दायरा है वो ख़त्म हो जाता है। लोगों के बीच में आपकी पहचान खत्म हो जाती है, क्योंकि आप तो मोबाइल में लगे रहते हैं, या फिर आप नेट के से ही अपने सारे कार्य करते हैं। तो एक जो सामाजिक जो मतलब आपस में प्रेम भाव की भावना होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप असामाजिक प्राणी बन के रह जाते हो, क्योंकि आप लोगों से नहीं मिल पाते, आप इंटरनेट से टोटल सारा कार्य आप अपना कर रहे हो। गोइंग ऑनलाइन रन्स द रिस्क ऑफ malicious हैकर्स और वायरसेस बीइंग एबल टू डैमेज योर कंप्यूटर। जब आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे होते हो, तो हमारे पास जो वो जो मैलिशियस, जो कुछ मतलब आपराधिक तत्वों के जो हैकर्स होते हैं, वो उनका खतरा बना रहता है, और जो वायरस होते हैं उनका खतरा बना रहता है, जो हमारे कंप्यूटर को डैमेज करते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।